उसकी सेकंड की सुई का हर झटका मुझे अपने दिमाग पर हथौड़े बरसाता हुआ महसूस हो रहा था। इस इलाके में सभी बड़े बड़े मकानात थे और लोग अपने वसी और अरीज घरों में महदूद रहने के आदी मालूम होते थे, इसलिए बाहर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन लोगों की आमदोरफ्त का बिल्कुल मौकूफ होना मेरे लिए हैरान कुन था। एसटीएफ वालों की पेशगी भाग दौड़ के बगैर लोगों का दूर रहना करीने कयास नहीं था, या फिर भिंडी वालों के हिसाब से इस मौसम में 9:45 बजे का वक्त सो जाने का होता था। तारीख गलियों और ख्वाबनाक रोशनियों में निपटे हुए मकानात के दरमियान होने वाले इस पुरस्रार खेल ने खासा डरावना समा बांधा हुआ था। ठीक 9:45 बज गए, लेकिन फिजा पर वही भरपूर सन्नाटा छा रहा, जिसकी शायद अपनी ही एक गूंज थी। लेकिन चंद सेकंड भी ना गुजरने पाए थे कि फिजा किसी खुदकार राइफल की गोलियों की तड़तड़ाहट से लर्ज उठी। फिजा में एक कर्बनाक चीख गूंजी। उसके मालूम होने से पहले बैक वक्त कई राइफलें चली और उन फायरों के नतीजे में उभरने वाली दिलदोज चीख गोलियों के होलनाक धमाकों में दबकर रह गई। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाजें बहुत दूर की नहीं थी। मैं जाए वारदात पर मौजूद न होने के बावजूद अपने तजुर्बे की बिना पर अंदाजा लगा चुका था कि वो 2 फरीकों का तसादुम था। एक जानब से खुदकार क्लचनकोफ की बाढ़ मारी गई, जिसने किसी को चाट लिया, फिर राइफलें इस्तेमाल की गई और उन्होंने भी किसी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। राइफलों वाले यकीनी तौर पर अव्वल खान के आदमी थे। तसादुम का मतलब था कि अल्बर्टो गाफिल नहीं था और वो मुकाबला तूल पकड़ने वाला था। फायरिंग थम चुकी थी, लेकिन उसके रद्द अमल में कई मकानों से खौफजदा चीखें जरूर उभरी थी। OC2 का एक आदमी स्टोन पॉइंट के साथ जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, उसे उठाकर गाड़ी में डालो। वो शायद OC2 यूनिट के सरबराह की आवाज थी और वो कमांडो यूनिट था। OC4 की गाड़ी पॉइंट 3 पर ले आओ। इस बार अव्वल खान की आवाज सुनाई थी। उसके ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई और 5वीं गली में लेता चला गया। अव्वल खान कह रहा था, जख्मी को मेरी गाड़ी में फौरन अस्पताल ले जाओ, मेहमान बम्पर 2 में रुकेंगे। डैनी, तुम सुन रहे हो ना? ओवर। हाँ, लेकिन कुछ समय नहीं रहा, तुम्हारा ड्राइवर समझा देगा। ओवर एंड ऑल। मैंने कहकर ऑपरेटर्स का बटन छोड़ दिया। चाकार के हेडलैम्प से बदस्तूर तारीख थे। तुम इस ट्रक में रुकोगे। ड्राइवर ने करोला एक मुहिब और खामोश सड़क के किनारे रोकते हुए कहा। हम दोनों ही खामोशी से नीचे उतराए और कार तेजी से आगे बढ़ गई। एक कमांडो के जख्मी होने की खबर अफसोसनाक थी। बेकार में मसरूफ लोग अंदाजे से उसे जख्मी कह रहे थे, लेकिन कौन कह सकता था कि वो किसी तिब्बी इमदाद के इंतजार में वाकई जिंदा भी था। हम दोनों ऊंचे ट्रक के कैबिन में चढ़ गए। स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हुए राइफल बरदार ड्राइवर ने हमें काली कार से उतरते देख लिया था और इसीलिए उसने हमसे कोई तारुज नहीं किया, बल्कि सीट के एक कोने में सिमट गया। ट्रक के कैबिन में ट्रांसमीटर मौजूद नहीं था। कुछ दूर जाकर स्याह कार भी रुकी। इस तरफ मुलगजे अंधेरे में मुतअद्दिद तारीख धब्बे मुतहरक नजर आ रहे थे। चंद मिनट बाद आगे से फिर फायरिंग की आवाजें उभरी, जो मिले जुले हथियारों की थी। उनके जवाब में कई क्लचनकोफे चल पड़ी। क्लचनकोफों की कहरबार बरसात में दूसरे हथियार खामोश हो गए। क्लचनकोफे बदस्तूर मौत के नगमे अलापती रही। फिर फिजा में यके बाद दीगरे 2 चीखें उभरी, तवील और रूह फरसा इंसानी चीखें, जिनमें वाज़े तौर पर मौत की दहशत रची हुई थी। फिर यकलख्त फिजा पर गैर फितरी सा सकूत छा गया। हम दोनों बिल्कुल खामोशी के आलम में अपनी जगहों पर बैठे रहे। फिर मैंने स्याह कार को वापस आने के बजाय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते देखा। गालबन जख्मी या मुर्दा कमांडो को उसमें डाल दिया गया था और ड्राइवर उसे अस्पताल ले जा रहा था। खामोशी और सन्नाटा इस वक्त काटता हुआ महसूस हो रहा था। तवील लम्हों के बाद सामने से एक राइफल बरदार दौड़ता हुआ आया और उसने हाँफते हुए हम दोनों से मुखातब होकर कहा, तुम दोनों आ जाओ, OC4 बुला रहा है। हम दोनों ही बेताबाना अंदाज में कैबिन का दरवाजा खोलकर यके बाद दीगरे नीचे कूद पड़े। इस वक्त मैंने देखा कि उस कुशादा गली में मौजूद हर रुकावट के पीछे एक मुसल्ला सादापोश आदमी घात लगाए बैठा हुआ था। राइफल बरदार की माइत में हम जरा अहाते वाली उससे इमारत के करीब पहुंच गए, जिसके बाहर मुसल्ला अफराद की भारी नफरी फैली हुई थी और उनमें एतमाद पाया जाता था। आहते का आहिनी फाटक खुला हुआ था। अंदर भी मुतअद्दिद अफराद राइफल ताने सीने के बल जमीन से चिपके हुए थे। उन सबसे आगे पुख्ता बरामदे में अव्वल खान क्लाशनकोफ थामे लड़ मरने वाले अंदाज में अंदर देख रहा था। आओ, मुझे देखते ही वो झटके से इमारत में घुस गया। अल्बर्टो को देख लिया गया है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। उसके साथ 2 आदमी और हैं। इसके बाकी आदमी कहाँ हैं? मैंने पेशकदमी करते हुए पूछा। 4 जख्मी हालत में पकड़ लिए गए। एक का चेहरा उड़ गया। अव्वल खान की आवाज में दरिंदगी झलक रही थी। हम चंद सेकंड में उस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए, जिसके साथ 3 क्लचनकोफ बरदार खड़े हुए थे और अंदर से कुछ नाकाबिले फहम सरगोशियाना आवाजें सुनाई दे रही थी। अल्बर्टो, दरवाजा खोल दो वरना हम तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। अव्वल खान ने अपने हाथ में मौजूद क्लचनकोफ का आईनी दस्ता दरवाजे पर मारते हुए गजबनाक लहजा में कहा। अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई और अव्वल खान ने अपनी क्लचनकोफ सीधी की और उसका सारा मैगजीन दरवाजे के ऐसे मकाम पर खाली कर दिया जहां कुफल या बुलेट हो सकते थे। अव्वल खान ने दरवाजे के सामने से हटकर उस पर जोरदार ठोकर मारी। तेज चिचराहट के साथ दरवाजा खुल गया, लेकिन सामने कोई नहीं था।
अव्वल खान अपनी क्लैशिंकोव में नया मैगजीन लोड कर रहा था कि अंदर से पिस्तौल का फायर हुआ। एक दर्दनाक चीख के साथ कोई धमाके से नीचे गिरा, फिर किसी की हजानी चीख सुनाई दी। दूसरा फायर हुआ और वो चीख भी मौत के दर्द में ढल गई। शायद दहशत से अल्बर्टो का दिमाग उलट गया था और उसने अपने दोनों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब वो अंदर अकेला रह गया था। वीरा ने इस तरारी अंदाज में चीख कर स्पेनिश जुबान में कुछ कहा। ओह, तो तुम भी आ पहुंची हो। अंदर से अल्बर्टो का हजारी कहका गूंजा। सबको सुनाने के लिए उसने उर्दू बोली थी। लो, फिर मैं खुद ही बाहर आ जाता हूँ। वो बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अपने दोनों हाथों में मौजूद पिस्तौलों से अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ बाहर निकला। लोग ओट में होने के बावजूद उस वैश्याना वार से नहीं बच सके। दो बेसाख्ता उराटे गूंजी। एक गोली ऐन मेरे कदमों में आकर लगी। वीरा भी बाल बाल बची और अव्वल खान ने सूरत-ए-हाल की संगीनी को भांपते हुए उस दरिंदे को मजीद खूनरेजी से रोकने के लिए अपनी क्लाशिंकोव से उसका बदन छलने कर दिया। अल्बर्टो का मकरू वजूद एक बार फिजा में चकराया, फिर तशन्नुज के आलम में पुख्ता फर्श पर गिर गया। दोनों पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकलकर दूर जा गिरे थे। अव्वल खान दोनों होंठ भींचे उसे घूरता रहा, फिर उसने गुस्से से बेकाबू होकर उसके उधड़े हुए चेहरे पर ठोकरे रसीद कर। फिर वो फौरन ही उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अल्बर्टो के पिस्तौल से जख्मी हुए थे। उन दोनों के जख्म मामूली थे। अंधाधुंध चलाई हुई एक गोली ने एक का शाना और दूसरी गोली ने दूसरे की रान का गोश्त उधेड़ डाला था। कोई गोली किसी के जिस्म में पवस्त नहीं हुई थी। कैदियों और लाशों के साथ वापसी की तैयारी करो। अव्वल खान ने दोनों जख्मियों को दिलासा देने के बाद एक ऑपरेटर्स बरदार शख्स से कहा, मकान को सील कराने के बाद 3 आदमी यहाँ छोड़ दो। वापसी में देर नहीं होनी चाहिए। फायरिंग बंद होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। वो शायद ओसी वन या अव्वल खान का नायब था। उसे फारिग होकर अव्वल खान हम दोनों को ज़ेनों के रास्ते छत पर ले गया। वहां एक बिगड़ी हुई बल्कि डरावनी लाश पड़ी हुई थी। शायद उसके चेहरे पर बैक वक्त कई गोलियां लगी थी जिन्होंने उसका पूरा चेहरा उड़ा दिया था। खून आलूद गर्दन के इख्तिताम पर बस कुछ चीथड़े झूल रहे थे जिन्हें चेहरे का नाम दिया जा सकता था। इस शख्स ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अव्वल खान की आवाज दिल गिरफ्ता होगी। खुदा करे कि बट सिर्फ जख्मी हुआ हो और मेरे बेहतरीन आदमियों में से है। ये यहाँ छत पर क्या कर रहा था? वीरा ने मुतासफाना हैरत के साथ पूछा। ये शायद अपने मामूल के मुताबिक छत पर छुप कर इमारत की देखभाल कर रहा था। जब मुकर्रर वक्त पर कमांडो दीवार फांद कर अंदर कूद रहे थे तो इसने उनमें से किसी एक को देख लिया और उस पर पूरा ब्रस्ट खाली कर दिया। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन सुना है कि उसके पूरे बदन में गोलियां लगी हैं। वो गिरते ही बेहोश हो गया था। उस शख्स के फायर करते ही मेरे दूसरे आदमियों ने दीवार से ऊपर उभरा हुआ उसका चेहरा देख लिया। ये निशाना लेने के लिए ऊपर उठने पर मजबूर था। फिर उस पर बैक वक्त कई राइफलें फायर हुई और यह जानू वासिल हो गया। हम तीनों बोझल कदमों के साथ नीचे आए तो इस कलील सी मुद्दत में वहां से सब कुछ समेट लिया गया था। अल्बर्टो की लाश भी गायब हो चुकी थी। हमारे नीचे आते ही एक आदमी ऊपर वाली लाश की तरफ दौड़ गया। मुसल्ला अफराद से भरी हुई इस इमारत में हम तीनों के अलावा सिर्फ 4 नफूस बाकी रह गए थे। हमारी रवानगी से पहले ही ऊपर जाने वाला बगैर सर की लाश को अपने कंधे पर लाद कर तेजी के साथ फाटक की तरफ चल दिया था। इस तरह वहां सिर्फ वही 3 आदमी रह गए थे जिन्हें इमारत की निगरानी करनी थी। इन तीनों को ब्रीफिंग देने के बाद अव्वल खान शिकस्त खोरदा अंदाज में हमारे साथ वापस चल दिया। तुम अफसरदा क्यों हो? बट जिंदा होगा। मैंने उसे दिलासा देना चाहा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी। उसने गुलगेर आवाज में कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। मैंने क्लैशिंकोव का पूरा ब्रस्ट खाने वाले को बहुत कम जिंदा बचते देखा है। तुम्हारे ये 3 आदमी यहाँ नाकाफी रहेंगे। चंद सानियों के बाद वीरा ने उसे एक माकूल बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद यहाँ मुश्तिल तमाशाइयों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई तो तुम्हारे 3 आदमी उनको नहीं संभाल सकेंगे। हो सकता है कि यहाँ बलवा पुलिस आ रही है। मेरी गाड़ी पुलिस की आमद के बाद ही यहाँ से रवाना होगी। उसने बात काट कर कहा, हम लोग गैर जरूरी तौर पर पब्लिक में आना पसंद नहीं करते। उसकी जुबान से गाड़ी का जिक्र सुनकर मैंने उसे याद दिलाना चाहा कि उसका ड्राइवर जख्मी कमांडो को लेकर अस्पताल क्या हुआ है, लेकिन फिर मैं खामोश ही रहा। इस दिल गिरफ्ता माहौल में जरा बात पर छेड़छाड़ कुछ मुनासिब नहीं थी। बाद में पता चला कि वो इसी ट्रक से वापस जाने का इरादा रखता था जिसे उसने बम्पर 2 का नाम दिया था। उस ट्रक के अकबी हिस्से में अव्वल खान के मुसल्ला आदमियों के साथ ही कैदी भी थे और 2 अदद लाशें भी। हमारे वहां पहुंचने तक पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ पहुंची। उन्होंने हम लोगों से कोई तारुज नहीं किया, ना ही अव्वल खान ने उन्हें ब्रीफ करने की कोई जरूरत महसूस की। उनके आगे निकलते ही हम तीनों भी ट्रक के कैबिन में फंस कर बैठ गए और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। अल्बर्टो, जो हम सब के लिए एक डरावना असेब बनकर रह गया था, इस वक्त मुर्दा हालत में हमारी तहवील में था, लेकिन मेरा ज़हन इन वाकयात में उलझा हुआ था जिनका आगाज उसकी इबरतनाक मौत के बाद होना था। अव्वल खान शायद मुसलसल बट ही के बारे में सोचे जा रहा था और वीरा जो बदतरीन हालात में भी कहके लगाने पर कादिर थी मजबूरन खामोश थी। हम तीनों अपने अपने ख्यालात में गुम और खामोश थे। माहौल बोझल और सोगवार था। एक बड़ा मुकाबला जीतने की जो खुशी होनी चाहिए थी वो यकसर मफकूद थी और ट्रक तेज रफ्तारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ सफर कर रहा था। इस ठिकाने पर अल्बर्टो के साथ 7 मकामी अफराद मौजूद थे।
उनमें से 4 जख्मी हालत में पकड़े गए थे, एक उस इमारत की छत पर मारा गया था। बकिया 2 अफराद आखिरी मरहले पर अल्बर्टो के साथ एक कमरे में महबूस थे और उसने खुद ही फायरिंग करके उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही कारी जख्म खाने के बावजूद जिंदा थे। अलबत्ता उनके जख्मों से खून बहुत तेजी के साथ बह रहा था। बम्बरटू नामी देव हैकल ट्रक इस्लामाबाद में स्पेशल टास्क फोर्स के ठिकाने पर रुका तो उसके अकबी हिस्से से उतरने वालों ने बताया कि अल्बर्टो के हाथों जख्मी होने वाले दोनों कैदियों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। इस तरह अल्बर्टो समेत मरने वालों की तादाद 4 हो गई थी, जबकि 4 जिंदा कैदी मौजूद थे। कमांडर ने नहायत तपाक के साथ हम लोगों का इस्तकबाल किया, क्योंकि हम लोगों ने उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी के साथ अल्बर्टो का खोज लगाकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन जब अव्वल खान ने उसे बट नामी कमांडो के बुरी तरह जख्मी होने के बारे में बताया तो वो भी उदास और दिल गिरफ्तार हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जख्मी कमांडो स्पेशल टास्क फोर्स में अपनी बेजिगरी की वजह से हर एक का मंसूर नजर आ। जिंदा कैदियों को वहीं उतार लिया गया। लाची उसी ट्रक के जरिए अस्पताल रवाना करने का प्रोग्राम था। कमांडर हम दोनों के साथ ट्रक के अकबी हिस्से में चढ़ गया ताकि अपनी निगाहों से लाशों का जायजा ले सके। ट्रक के आहीनी फर्श पर काफी खून फैला हुआ था। 5 जगहों पर उसने स्याही माइल लोथड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बगैर चेहरे वाली लाश तो भयानक थी ही, लेकिन अल्बर्टो का चेहरा भी बुरी तरह मसक होकर रह गया था। कमांडर ने खास तौर पर उसके दोनों हाथों का जायजा लिया और बेख्तियार उसके होंठों से एक गहरा सांस आजाद हो गया, क्योंकि अल्बर्टो की दोनों हथेलियों की पुश्त और कलाई के निचले जोड़ की जिल्द पर अमले जराहत के बहुत बारीक से निशानात वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। हम उम्र भर इस पर शुबा भी नहीं कर सकते थे। कमांडर ने मेरी पुश्त पर हाथ रखकर बोझल आवाज में कहा, पता नहीं इन सफाक मुजरिमों ने बेचारे जफर को कैसी कैसी अजियतें देकर मारा होगा। मैं खामोश ही रहा। हम तीनों ट्रक से नीचे उतर आए और अव्वल खान की हिदायत पर 6 आदमी लाशों के साथ इसी ट्रक पर रवाना हो गए। अव्वल खान इस ऑपरेशन की रस्मी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमांडर के साथ उसके दफ्तर में चला गया और मैं वीरा के साथ इमारत के रहायशी हिस्से में लौट आया जहां हमारा कयाम था। अल्बर्टो भी आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया। वीरा ने थके हुए अंदाज में कहा, रफ्ता रफ्ता ये बात साबित होती जा रही है कि किसी भी मुल्क के कानून से लड़ने वाले लंबी मुद्दत के लिए नहीं पनप सकते। कानून के मुहावजों के साथ आंख मचोली का खेल तवील तो हो सकता है, लेकिन आखिरकार जीत कानून ही की होती है। यह तो बहुत पुराना कुलिया है। हैरत है कि बात अब तुम्हारे पल्ले पड़ रही। मैंने कहा, उर्दू में मशहूर कहावत है कि 100 दिन चोर के 1 दिन कुतवाल का, और वही दिन चोर को ले डूबता है। हर शख्स को हर कहावत की सच्चाई का सबूत आसानी से नहीं मिलता। वो गमज़दा सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम अल्बर्टो पर अपना मुहावरा चुस्त कर रहे हो, लेकिन इसके आदमियों के हाथों बुरी तरह जख्मी होने वाले कमांडो को कहाँ ले जाओगे? वो किसी भी एतबार से मुजरिम नहीं था। उसे जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वो जहां पर न हो सकेगा। अपने मकसद की सच्चाई के बावजूद वो खसारे में रहा। ये तुम्हारा फलसफा हो सकता है, मगर मुझे उससे इख्तिलाफ है। उसने अपने खून से एक मकसद और मिशन की आबियारी करके दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। वो मर भी गया तो उसका नाम एजाज और एहतराम से लिया जाएगा। तुम उसे अल्बर्टो की सफ में शुमार नहीं कर सकती। वीरा अचानक मुस्कुराने लगे। तुम लोगों ने मौत को भी बहुत से खानों में बांटा हुआ है। हराम मौत, जिल्लत की मौत, बेमकसद मौत, बाइज्जत मौत और पिशादत। तुम्हारे मजहब में लड़ने मरने वालों के लिए भी एक ऐसा ही अछूता एजाज रखा गया है कि मुसलमान सिपाही मौत से बेखौफ होकर शहादत की आरजू में बस लड़ना ही जानता है। जदीद हथियारों वगैरह को निकाल लिया जाए तो शायद आज भी बेहतरीन जंगजू सिपाही मुसलमान खित्तों से ही मिलते हैं, वरना हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि मरने वाला मर जाता है। इसके लिए जिंदगी एक भूला हुआ सा ख्वाब बनकर रह जाती है। मौत के बाद उसे किसी नाम से पुकारा जाता है। उसे मौत की अटल हकीकत में जरा सा भी फर्क नहीं आता। मुझसे इस मौजू पर बहस न करो। मैंने उसके बाद काटते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा बाअमल मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में बेतकान तकरीर कर सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे शीश से मुनहरफ होने में भी इसी बात का दखल रहा हो? किस बात का? उसका मफहूम वाकई मेरे पल्ले नहीं पड़ सका था। हेरोन फरोज की मौत तुम्हारे मुआशरे में किसी इज्जत और एहतराम की हकदार नहीं होती। तुम बिला वजह बात से बात पैदा करने की कोशिश कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे इनराफ की वजह बहुत मुख्तलिफ और ठोस थी। तुम खुद भी उनके जवाब की कायल थी। अगर जिमिलायर के कोलोफेल में मुतहसिबाना तजाद सामने ना आता तो शायद मैं आज भी उसी के लिए काम कर रहा होता। तुम बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज्यादा संजीदा हो जाते हो। वो दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ बोली, इसीलिए कभी कभार तुम्हें ख्वाह चिढ़ाने में लुत्फ आता है। अल्बर्टो का नाम जिस जोर शोर के साथ हम लोगों के सामने आया था, उसका किस्सा इसके तरह अचानक निमट गया। यह और बात थी कि अव्वल खान उसे जिंदा गिरफ्तार करने की हसरत पूरी न कर सका। हालात ने अचानक ही ऐसा मोड़ लिया कि अव्वल खान उसके नापाक वजूद पर अपनी क्लाशनकोफ का मैगजीन खाली न करता तो वह स्पेशल टास्क फोर्स के न जाने कितने आदमियों को हलाक और जख्मी कर डालता। इस बारे में अब सिर्फ 2 नकात काबिल गौर रह गए थे। अव्वल ये कि ओलियानो की फैक्स मशीन पर अल्बर्टो के लिए आने वाले मुबहम से पैगाम का असल मकसद क्या था। 2 ये कि उसका वो तरबियत याफ्ता बंदर कहाँ था जो ओलियानो के दफ्तर के वीरान मुजाफात में मुकाबले की रात जिंदा बच गया था। उस रात वहां 2 बंदर देखे गए थे। एक को मैंने मार डाला था जबकि दूसरा गायब हो गया था।
इस बंदर के हाथ न आने का मतलब था कि अल्बर्टो सेटेलाइट टाउन वाले मकान के अलावा किसी और ठिकाने पर भी काबिज था, जहाँ वही एक नहीं बल्कि दूसरे तरबियत याफ्ता और जबरदस्त तरबियत के मालिक बंदर मौजूद हो सकते थे। मुझे इस बारे में कैदियों से कोई उम्मीद नहीं थी। अल्बर्टो ऐसा कच्चा मुजरिम नहीं था जो गैर जरूरी तौर पर मकामी बदमाशों को अपने असल मकासद की हवा लगने देता। उसने यकीनी तौर पर महदूद मकासद के लिए उनकी खिदमात हासिल की होंगी और बदतरीन तशद्दुद के बावजूद उससे आगे की बात बताने से कासिर होते। वो पिंडी और इस्लामाबाद की उलझनें थी जो अल्बर्टो का पत्ता साफ होने के बाद सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी और कराची के मामलात मेरे ज़हन में डंक मारने लगे थे। अव्वल खान के फर्ज शनास आदमियों ने हदायत मिलते ही उन मशकूक और मुसल्लह अफराद को मार भगाया था जो गजाला और सुल्तान शाह का ताक़ुब करके उन्हें हरासा कर रहे थे। इस कामयाबी के बावजूद वो लोग उन दोनों की निगरानी कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए उस धमकी को यकसर फरामोश कर देना नामुमकिन था जो गजाला को अगवा करके इलाका गैर में फरोख्त कर देने के बारे में दी गई थी। सूरत हाल की नज़ाकत का तकाजा था कि मैं जल्द अज जल्द कराची पहुंचकर उन दहशत गर्दों के मुतालबात से वाकिफ होने की कोशिश करूं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने से पहले उसका तदारक किया जा सके। उसी के साथ साथ ये खबर भी तशवीशनाक थी कि कोई चीनी जो डॉन क्वांग फू का गुर्गा था मेरे बारे में मुतजस्सिस हो चुका था। मैं अपने इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद अव्वल खान अंदर आ गया। उसके पीछे ही एक आदमी भाप उड़ाती हुई गर्मा गर्म चाय की प्यालियों की ट्रे लिए मौजूद था। मेरे ख्याल था कि इस भाग दौड़ के बाद तुम दोनों चाय की जरूरत महसूस कर रहे होगे। उसने अंदर दाखिल होते हुए खुश दिली के साथ कहा। इसका आदमी चाय की ट्रे तपाई पर रखकर बाहर चला गया तो मैंने कहा, चाय से ज्यादा तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही थी। मालूम होता तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। थका नहीं हूँ, मेरा बस चलता तो आज अल्बर्टो के खात्मे की खुशी में यहाँ जश्न बर्पा कर दिया जाता। वो तो अब भी हो सकता है। वीरा ने उसकी बात दरमियान ही से उचक ली। एक बोतल के साथ अपने कमांडर को यहाँ ले आओ। रात भर कुर्बो जवार में कोई नहीं सो सकेगा। मैं शर्त लगाकर दावा करती हूँ कि उसे कवालियां लगाने पर मजबूर कर दूंगी। वो बहुत जादीदा आदमी है। उसका रवैया हमेशा अपने मनसब के शयान शान रहता है। अव्वल खान ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा मतलब जश्न शराब नोशी से नहीं बल्कि असली जश्न से था, लेकिन बट के बुरी तरह जख्मी हो जाने की वजह से हर एक को ज़हनी सदमा पहुंचा। मैं खुद भी दिलो जान से उसकी मर्दानगी की कदर करता हूँ। ऐसे दलेर आदमी का यूं मार लिया जाना मेरे लिए अज़ियतनाक साबित हुआ था। अब उसकी क्या हालत है? मैंने पुरतशवीश लहजे में पूछा। ये मुआवजा ही है कि उसका ऊपरी धड़ बिल्कुल महफूज रहा और सारी गोलियां टांगों में लगी, लेकिन वो खून और मिट्टी में इस बुरी तरह लथड़ गया था कि हम कोई अंदाजा ही नहीं कर सके। उसकी दाहिनी टांग की 2 हड्डियां बुरी तरह टूटी हैं और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल के 3 माहिर सर्जन उसकी माइक्रो सर्जरी में मसरूफ है। वो बच तो जाएगा, लेकिन दुआ करो कि उसे माजूरी के अजाब से 2-4 न होना पड़े। ये माइक्रो सर्जरी क्या बला होती है? वीरा ने दिलचस्पी के साथ सवाल किया। मुझे जो कुछ बताया गया उसके मुताबिक हड्डी के कई छोटे छोटे टुकड़े पहुंचाने पर इन तमाम टुकड़ों को किसी खास धात के तार या काबले में पिरोकर उन्हें उनके असल मकाम पर बिठाया जाने का अमल माइक्रो सर्जरी कहलाता है। अव्वल खान ने मुदाफ़ियाना लहजे में बताया। उसके लिए खास महारत और एहतियात की जरूरत होती है। उसकी जिंदगी की नवीद ने तुम्हारे मूड पर खासा खुशगवार असर डाला है। मैंने कहा, यह भी एक अहम सबब है, लेकिन अल्बर्टो के गैर मुतवक्का खात्मे ने खुफिया इदारों में खलबली मचाती है। उसकी मौजूदगी का मामला पूरी तरह उभरने से पहले ही उसकी लाश की ड्रामाई इतला से हर तरफ भूचाल आ गया और हमारी फोर्स फिर सुरखरू हो गई है। हर काम अपने वक्त पर और अपनी रफ्तार से होता है, लेकिन ऐसी पेशावराना रकावटें बाज़-औक़ात बददिली पैदा करने का सबब बन जाती हैं। वीरा बोली, कल तक सब स्पेशल टास्क फोर्स के बुनियादी ढांचे को तनकीद का निशाना बना रहे थे और आज वो कोई और जवाब पैदा करके अल्बर्टो की हलाकत की अहमियत को घटाने की कोशिश करेंगे। आज कोई जुबान नहीं खोल सकेगा। अव्वल खान के लबों पर पुरअतमाद मुस्कुराहट नहीं आई। वज़ारत दाखिला में इस वक्त एक हंगामी इजलास कर लिया गया है, जहां हमारा कमांडर अपने बड़ों के साथ तफसीली ब्रीफिंग देगा। मैं कमांडर को रुखसत करने के बाद ही इधर आया हूं और वो चारों कैदी कहाँ हैं? मैंने फौरन ही अगला सवाल दाग दिया। वो इसी इमारत में उन्हें ज़ाब्ते की पूछताछ के बाद कहीं भेजा जाएगा। तुम्हारे आदमियों ने उन पर फौरन काम शुरू कर दिया होगा। वो क्या कहते हैं? फिलहाल उनकी जुबानें बंद हैं। उनके जख्मों पर पिसी हुई मिर्चें छिड़कने की तैयारियां हो रही हैं। चाय पीने के बाद उन्हें देखेंगे। मेरा ख्याल है कि अब शहबाज खान को भी उठवा लिया जाए। मैंने चौंक कर कहा, इन चारों के मुकाबले में अल्बर्टो या नकली जफर से ज्यादा करीब था वो। तुम ठीक कहते हो। अव्वल खान इस्तरारी तौर पर उठकर खड़ा हुआ। उसे अल्बर्टो के इबरतनाक अंजाम की भनक में मिल गई तो रोपोश हो जाएगा। मुझे फौरन ही एक पार्टी उसकी तरफ रवाना कर देनी चाहिए थी। हम तीनों अपनी अपनी प्यालियां खाली करके फौरन ही उस कमरे से निकल आए और अव्वल खान के दफ्तर की तरफ चल दिए, जहाँ इस वक्त भी खासी चहल पहल थी। स्पेशल टास्क फोर्स का निजाम इस कदर सुलझा हुआ और सीधा सादा था कि अव्वल खान को अपने आदमियों को नए मिशन पर रवाना करने में बमुश्किल 10 मिनट सरफ हुए। उसके बाद वो हमें लेकर एक अंदरूनी कमरे की तरफ चल दिया, जहाँ उसके 2 मुसल्लह आदमी चारों कैदियों की निगरानी कर रहे थे। वो चारों मजबूत रस्सियों से अलग-अलग कुर्सियों में जकड़े हुए थे। उनके मुतवाहिद चेहरों से खौफ और सरसहमगी का इजहार हो रहा था। हमारे कदमों की चाप सुनकर उन चारों ने ही हमारी तरफ गर्दनें घुमाई थी। फिर उनमें से एक की आंखों में शनासाई की ताहयुर अमेज सी चमक नजर आई।
इस वक्त वो शख्स मेरी तरफ निगरान था और बस मुझे ही देखे जा रहा था। अब कहो तुम्हारे क्या इरादे हैं? अव्वल खान ने कमरे के वस्त में पहुंचकर गूंजीली आवाज में कहा, हम कैदियों पर ज्यादा मेहनत करने के आदी नहीं है। तुम्हारे जख्मों पर मिर्चें छिड़केंगे, इस पर भी तुम्हें होश न आया तो इन्हीं आहिनी कुर्सियों से बरकी रो गुजारिश आएगी और जुबान न खोलने की सूरत में यही बरकी झटके तुम चारों को अपने मरदूद मालिक के पास पहुंचा देंगे। दो आदमी दहशत ज़दा होकर अपने होंठों पर जुबानें फेरने लगे। तीसरे की हालत में कोई नुमाया तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, लेकिन मुझे देखकर चौंकने वाला चौथा बदमाश धीमी आवाज में बोला, मेरा ख्याल है हम लोगों को एक दूसरे के बारे में गलत फहमी हुई है। जफरदादा तुम लोगों की लाइन का आदमी नहीं था, तुम बिला वजह ही उस पर चढ़ दौड़े थे। अब यह मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। कैसी गलत फहमी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अव्वल खान बिगड़ कर हो रहा। मैंने फुर्ती के साथ उसे रोक दिया, ठहरो, इसकी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है ये भी कोई दिलचस्प कहानी हो। फिर मैं उस बंधे हुए शख्स से मुखातिब हो गया, तुम जो कहना चाहते हो रुके बगैर सुनाते जाओ, वरना मेरे साथी का दिमाग सनक गया तो तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। डैनी साहब, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, वो भराई हुई आवाज में बोला। मैं कई बरस पहले कराची में तुमसे मिला था, मुझे मालूम है तुम कराची के हेरोइन किंग हो। जफरदादा को तुम्हारी लाइन से दूर का भी वास्ता नहीं था, तुम बिला वजह ही इस बेचारे पर चढ़ दौड़े थे। तुम्हारी नफरी और तैयारी देखकर हम तुम लोगों को सरकारी आदमी समझ रहे थे, इसलिए हमने अपनी जुबानें बंद रखी थी। अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है तो हम लोगों को इस मुसीबत से निजात मिलनी चाहिए। हम तुम्हें हर बात साफ साफ बता देंगे। मेरा ख्याल है ये ठीक कहता है, इसकी बंशें खोल दो। मैंने बराह रास्त अव्वल खान के आदमी से कहा। उसने इस्तफामियत तलब निगाहों से अव्वल खान की तरफ देखा और उसका इशारा पाकर मुझे पहचानने वाले कैदी की कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वो जख्मी कैदी रस्सियां खुलने के बाद लंगड़ाता हुआ कुर्सी से उठा और अपना दाहिना हाथ पेशानी तक ले जाते हुए तकरीबन हाँफते हुए बोला, डैनी साहब तुम वाकई ग्रेट हो। मैं फिर बता रहा हूं कि जफरदादा ने कभी भी हेरोइन के 1 ग्राम का भी लेन देन नहीं किया था। फिर उसने तुम लोगों को क्यों पाला हुआ था? मैंने उन चारों की तरफ इशारा करते हुए तलखी से पूछा। अपनी हिफाजत और राजदारी के लिए, ये उसकी मजबूरी थी साहब। तुमको मालूम नहीं कि वो हमारी मदद से कितनी बड़ी कौमी खिदमत दे रहा था। वो एक बहुत बड़े फौजी अफसर के इशारे पर जंगली बंदरों को सुधार रहा था। हम दिन रात जफरदादा और उसके बंदरों की हिफाजत करते थे ताकि किसी को यह जबरदस्त राज मालूम ना हो सके। वो फौजी अफसर जफरदादा के दिए हुए बंदरों पर खूब पैसा बना रहा था, क्योंकि ये बंदर भारत और कश्मीर में जासूसी और तखरीबकारी करने के कामों के लिए सुधाए जा रहे थे। जफरदादा बंदरों की रग रग को समझता था। उन्हें सुधारते हुए कभी कभी तो वो खुद भी बड़ा बंदर नजर आने लगता था। अचानक उसके एक साथी ने खांसना शुरू कर दिया और वो अपनी कहानी अधूरी छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम अपनी कहानी जारी रखो, ये खांसते हुए मर नहीं जाएगा। अव्वल खान ने उसे टोका। कुछ दिनों से सरकारी खुफिया महकमे का एक रिश्वतखोर अफसर जफरदादा के पीछे लग गया था। उसने अपनी बात दोबारा शुरू करते हुए कहा, उसे कहीं से बंदरों वाले मामले की भनक मिल गई थी और यह भी मालूम हो गया था कि बड़ा फौजी अफसर हर तरबियत याफ्ता बंदर के 2 से 2.5 लाख रुपए वसूल करके खूब माल बना रहा है। वो इस रकम में अपना हिस्सा चाहता था। जफरदादा वो सारा काम मुल्क और कौम की खातिर कर रहा था। उसने साफ बता दिया था कि असल लॉटरी बीच के आदमी की निकली हुई है। खुद उसे तो इतना कम मुआवजा मिलता था कि खराजात और हमारी तनख्वाहों की अदायगी के बाद उसका मुश्किल ही से गुजारा हो रहा था। उसे अपने मुतालबे के लिए फौजी अफसर से रजू करना चाहिए। वो फौजी अफसर से डरता था और जफरदादा ही के जरिए बात आगे बढ़ानी चाहता था। अपनी कोशिश में नाकामी पर उसने जफरदादा को धमकी दी कि उसे गद्दारी के इल्जाम में अंदर करवा देगा। फिर उसने बंदरों के कारखाने से जाने वाले 3 बंदर गायब करके काहुटा पहुंचाए और उन्हें पकड़वाने के बाद जफरदादा की तलाश शुरू कर दी।